1949 में जब मुझे ये गिरफ्तार करके ले गए, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे और जंगले फलांग कर अंदर दाखिल हुए और फिर बंदूकों के साए में 12 लोग थे जो जनरल महमूद के साथ मेरे पास अंदर आए। मैं अपने बेडरूम में था तो तानी हुई है बंदूकें मेरी तरफ, तो मुझे कहते हैं चलें हमारे साथ। मुझे कहते हैं आपने क्यों किया ये काम? मैंने कहा मैं क्या किया भाई? तो ये आपने जो यहाँ पर जी नया आर्मी चीफ कैसे लगा दिया? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है। क्या प्रेरोगेटिव आपका है? इस तरह से बात की, चलें आप हमारे साथ। तो मैंने कहा ये जो आप साथ 12 बंदे लेके आए हैं, ये बंदूकें उन्होंने मेरी तरफ तानी हुई हैं, क्या ये गोली मारने के लिए आए हैं मुझे? तो आगे से बड़ी जो जिसको डर्टी लुक्स देता है मुझे, कहते हैं आप उठें चलें उठें। मैं फ़ोन कर रहा था, वो मैंने पहले किस्सा सुनाया आपको। होंडा गाड़ी थी, उसकी पिछली सीट पे दरमियान में मुझे बिठाया, एक साइड पे वो खुद बैठ गए, एक साइड पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठ गए, और उसी गाड़ी में शहबाज शरीफ साहब को भी बिठा दिया गालिबन आगे। तो ले गए वहाँ, फिर मुझे अलहदा ले गए मेस में, शहबाज को किसी और कमरे में ले गए। तो जब रात के कोई तकरीबन 2 बजे का टाइम था, तो वो आए मेरे पास, जनरल महमूद आया, एक जनरल औरकजई है जो बाद में KPK का गवर्नर भी रहा है, वो था, और एक और जनरल था। 3 आए लोग। तो मेरे पास आके तो डिसोल्यूशन ऑर्डर मुझे दिया असेंबली का कि ये है असेंबली तहलील करने का ऑर्डर, तो हम ये लाए हैं आपके पास, तो आप इस पे दस्तखत कर दें। और उस पर लिखा, तो मैंने उसको पढ़ा कि जी मैं असेंबली जो है वो अपनी मर्ज़ी से तोड़ रहा हूँ, और ये मैं प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहा हूँ कि असेंबली को जो है ना वो तोड़ दिया जाए। तो मैंने कहा ये क्यों लेके आए आप मेरे पास? तो कहने लगे बस आप अभी इसको साइन करें, और बस उसके बाद जो है वो हमारी तरफ से आप आज़ाद हैं, वरना अगर आप नहीं साइन करेंगे तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बड़े उन्होंने एक तकब्बुर के लहजे में, ये रौनक से ये बात की। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो ना अपनी जो है वो मैंने ना ऐसा कभी सोचा, ना मैं कभी असेंबली को तहलील करूँगा। तो कहने के नहीं ये आपको दस्तखत करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ऑन माई डेड बॉडी, ये अल्फाज हैं जो मैंने कहे, ऑन माई डेड बॉडी आई विल नॉट साइन दिस पेपर। तो जनरल महमूद आपको पता है बड़ा मुतकब्बिर आदमी था, आजकल बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, और अल्लाह ताला आपके तो तुम मुझे कहना कि अच्छा फिर हम जो है ना वो बताएंगे, इसका आपको मज़ा चखाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, अल्लाह मालिक है। तो ये अपना मेरे पास कोई आधा घंटा पहले शुरू में मेरी मिन्नत करते रहे, फिर बाद में धमकियों और तड़ियों पे आ गए, और उसके बाद फिर वो चले गए। जब मैंने साइन नहीं किया, मैंने जब कागज़ फेंक दिया कि ऑन माई डेड बॉडी, तो उनको फिर समझ आ गई कि ये बंदा जो है ना वो नहीं मानेगा। मुझे फिर बंद कर दिया, कुछ पता ही नहीं था 2-3 हफ्ते के मैं कहाँ हूँ, ना मुझे पता था, ना मेरे घर वालों को पता था, ना मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ को पता था, ना मेरे वालिदैन को पता था कि मैं कहाँ हूँ। तो बहरहाल जो है वो कुछ दिनों के बाद मुझे फिर वहाँ से कराची ले गए, और मेरे ऊपर वो हाईजैकिंग का झूठा केस बना दिया, आपको मालूम है, जिसमें मुझे 27 साल कैद सुना दी गई, जिसको फिर हाई कोर्ट में लेके नहीं, 27 साल कैद कम है, इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। खैर अल्लाह को नहीं मंजूर था, वो नहीं हुआ। हेडक्वार्टर वहाँ पे लेकर गए मुझे, रेंजर्स के हेडक्वार्टर नहीं था वो, तो छोटी बारकें थी, और मुझे वहाँ पे एक कमरे में ले गए
इतनी उसकी झाड़ पोंछ शुरू कर दी। पता नहीं वो कितने सालों से उसकी झाड़ पोंछ नहीं हुई थी। इतनी गर्द थी कि वो गर्द में दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता था कि मेरे पास कौन खड़ा है। मुझे भी, जिसको कहते हैं पंजाबी में, जगराता था। 2 दिनों का, रात को सोया नहीं था मैं वो चारपाई वहाँ पे पड़ी हुई थी। मेरे पास अपना बिस्तर था जो मैं साथ मैंने रखा हुआ था अपने सूटकेस में। मैंने वो बिछाया चारपाई पे, और फिर मैं उसी धूल में मैं अपने, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल अपने दिलो दिमाग को मैंने समझाया कि ये धूल भी इंशाल्लाह गुजर जाएगी, कोई बात नहीं है। उसी धूल में मैं फिर सो गया। तो ये हमने अपने लीडरों का हाल किया है। लियाकत अली खान का हमने ये हाल किया, ख्वाजा नाज़मुद्दीन का ये हाल किया, मोहम्मद अली बोगरा का ये हाल किया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी का ये हाल किया, फिर आई चुंदरीगर का ये हाल किया, जुल्फ़कार अली भुट्टो का ये हाल किया, मोहम्मद खान जनेजो का ये हाल किया, बेनज़ीर भुट्टो का ये हाल किया, फिर मोहम्मद नवाज शरीफ का ये हाल किया, ज़फ़रुल्लाह जमाली का ये हाल किया, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी का भी फिर ये हाल किया, और फिर मोहम्मद नवाज शरीफ का यही हाल किया। ये हमारी तारीख है। इस तारीख से कौन इसको जुटला सकता है? क्या इसे सबक सीखना नहीं है? वक्त नहीं आएगा कि हम इससे सबक सीखें? या इसी तरह से हम बिल्कुल खामोश बन के तमाशाई बने रहेंगे और ना अपना मुंह खोलेंगे, ना हाथ से काम लेंगे, ना कोई कदम उठाएंगे कि हम इस रविश को ख़त्म करें? हम कोई मुर्दा कौम तो नहीं है। हम मुर्दा, हमारे ज़मीर मुर्दा नहीं है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर को चारे हम चढ़ जाएंगे, जिधर को धकेले हम चले जाएंगे। अगर कोई इधर को भेजता है तो उधर चले जाएंगे, जाना इधर को होगा तो इधर चले जाएंगे, क्योंकि हमें चारने वाले जो हैं वो इधर भेजना चाहते हैं। ये तो मुर्दा ज़मीर वाली कौमें ऐसा करती हैं। अभी हम 74 सालों के बाद भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? मैंने अभी आपको, कहाँ है आज मुशर्रफ? मुझे डर लगता है ये अल्फाज भी मुंह से निकालते हुए। वो तो कहता था नवाज शरीफ इज हिस्ट्री, बेनज़ीर भुट्टो इज हिस्ट्री, दे विल नॉट बी अलाउड टू कम बैक टू पाकिस्तान। उनका दौर ख़त्म हो गया है। उनका तो दौर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। हम तो भाई वापस आ गए। अल्लाह ने नवाज शरीफ पे यानी कि इतना बड़ा एहसान किया कि उसको तीसरी मरतबा फिर वज़ीर आज़म बना दिया। लेकिन आज वो मुशर्रफ किधर है? पूछें। ये होता है जो है वो इसको कहते हैं मुकाफ़ात अमल। तो अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, गुरूर से बचाए, तकब्बुर से बचाए। लेकिन ये तकब्बुर देखें आप, और तकब्बुर की एक और कहानी भी ज़रा आप सुन। लेकिन जिस तरह से इसने रेफरेंडम में मुशर्रफ की कैंपेन की थी, उससे भी प्लॉट लिया होगा इसने। ये प्लॉट के बगैर आगे चलते ही नहीं है। और देखना, ये जो जिसको अमेरिका में पापा जॉन्स जैसे उनके इदारे कहाँ से आ गए? पूछे, उनसे रसीदें मांगनी चाहिए। बताएं, आज तो शहबाज शरीफ साहब की और शरीफ ख़ानदान की जो गवाही है यहाँ पे बरतानवी अदालतें दे रही हैं, इन पे तो कोई प्रेशर नहीं है, इनसे तो कोई फैसले नहीं लिखवा सकता। और आज वो हमें जो है वो चिट दे रही हैं, क्लीन चिट दे रही हैं। तो इन लोगों से कब पूछा जाएगा कि आपके अमेरिका में इतनी बड़ी अरबों खरबों रुपए की सरमायाकारी कहाँ से आई कि आपके बच्चे भी अरबपति हैं, आपके बेटे भी अरबपति हैं, आपकी बेटियां भी अरबपति हैं? क्या बिजनेस है आपका? कौन से साहूकार थे आप? आपने तो एक छोटी सी तनख्वाह पे नौकरी शुरू की और आपके आज खरबों के एहसास बन गए। ये एक अकेली मिसाल नहीं है, बहुत सारी और भी हैं। एक तो बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया ना, तो बाकी अभी हैं, वो हैं जो नहीं पकड़े गए, अभी पकड़े जाएंगे वो भी। तो मैं आपसे सिर्फ ये कि एटमी कुव्वत बनाने वाले और उसको चलाने वाले भी अल्लाह के फजल करम से हम ही हैं।
ये भी अल्लाह ने एजाज़ हमें बख्शा कि हमने पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया। ये दफाई मैदान में मुल्क के दफा के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत है या नहीं है कि आज कोई दुश्मन आपकी तरफ मैली आंख उठा के नहीं देख सकता। तो आज आपने अपने अल्लाह के फजलो करम से आपने दफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। तो भाई मुझे ये बताएं कि हमने तो मिसाइल भी हमने बनाए। ये जो JS-17 तैयारा जो कि आपकी मोटरवे पे उतरता है, उतर सकता है और उतरा भी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई जंग हो तो ये पूरी मोटरवे आपकी उसके लिए एयरफील्ड बन सकती है। तो वो उतरता है उस मोटरवे के ऊपर और टेक ऑफ भी करता है। तो हजूर ये JS-17 के ऊपर बनाने के मुआहदे के ऊपर दस्तखत जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के हैं, एक तरफ चाइनीज वजीर आजम के हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के हैं। तो ये दफाई खिदमत किसने अंजाम दी? मुस्लिम लीग नून ने। पाकिस्तान के आज दूर हजारों मील दूर तक मार करने वाले मिसाइल की खिदमत किसने अंजाम दी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून लपेट के लेके जा रही है, स्वीप कर रही है, तो उनको फिर RTS बंद करना पड़ा, उनको फिर इलेक्शन के अंदर वोट को चोरी करना पड़ा, आपके बक्से चोरी करके PTI के हवाले कर दिए गए। यानी इतनी तोड़ फोड़ के बावजूद, पार्टी के लोगों को ले जाने के बावजूद उनका काम नहीं बन रहा था, तो उन्होंने RTS को बंद करके तो अपना काम बनाया। हजूर ये RTS बंद करना ये आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आता है। इसका हिसाब लेना बड़ा ज़रूरी है। जिसका हिसाब लिया था आज, जिसका हिसाब लिया तशरीफ रखें। तो हजूर ये अहले गैरत अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा।